Hello everyone, Radhe Radhe. I am CA Kunika Agrawal and I have qualified CA finals in the first attempt. तो मैं एक पहले एकदम ही एवरेज स्टूडेंट थी और एवरेज स्टूडेंट से मैंने कैसे CA फाइनल तक के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है एग्जाम्स को। मैं अपने चैनल के थ्रू वही सारी टिप्स वही सारा गाइडेंस आप लोग के साथ शेयर करने का ट्राई करती हूँ। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपके एग्जाम्स में 2026 में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस टिल एंड गेस लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। रिसेंटली मैंने 100+ कॉपीज एफआर की एमटीपी की चेक की है। तो जो भी स्टूडेंट ने एफआर एमटीपी अटेम्प्ट किया था तो उनके 100+ कॉपीज मैंने पर्सनली इवेलुएट की है। और वो इवेल्युएशन के टाइम पे मुझे जो कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं वो पता चली है। तो आई एम गोइंग टू शेयर दोज मिस्टेक्स विद ऑल ऑफ यू ताकि आप वो गलतियां मेन एग्जाम में जाके रिपीट ना करो। एंड यस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले आपको सीएफएस के क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखना है चीजें। लेट मी जस्ट शेयर दैट आंसर शीट ऑफ आईसीएआर सो दैट आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है आंसर को और मैं क्या बताने का ट्राई कर रही हूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे 30 मार्क्स के हमारे एमसीक्यूज होते हैं तो एमसीक्यूज तो मोटा मोटी बच्चों ने ठीक ठाक ही सॉल्व किया है। तो 20 to 24 ऑन एन एवरेज बच्चों को मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट आपका सीएफएस का क्वेश्चन है। तो सीएफएस के क्वेश्चन में आपको ना दो चीजों का ध्यान में रखना है। पहला चीज है कि ध्यान रखो कि जो भी ट्रीटमेंट जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो उसका प्रॉपर इफेक्ट दे रहे हो आप। देखो, हो सकता है कि आपने डबल एंट्री है तो डबल इफेक्ट दिया लेकिन गलत इफेक्ट दिया तो आपके बैलेंस शीट रॉन्ग टोटल से मैच होंगे, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप करेक्ट अमाउंट के साथ करेक्ट इफेक्ट दे रहे हो। दूसरी चीज है कि जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो जैसे कि आपके बैलेंस शीट में जो भी नंबर आ रहे हैं उसका वर्किंग आपके पास होना चाहिए। जो सिंपल प्लस करके नंबर आ रहा है उसका आपने नोट्स नहीं दिया तो चलेगा। जैसे ये क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा था कि नोट्स टू अकाउंट्स रिक्वायर्ड नहीं है तो इसलिए आईसीआई ने यहाँ पे टोटल टोटल करके मेंशन किया क्योंकि ये सिंपल अमाउंट्स आ रहे हैं सिर्फ टोटल से आ रहे हैं। लेकिन पीपी, इंटेंजिबल एसेट, फिर आपके इक्विटी के आइटम्स, लाइबिलिटीज के बचे हुए आइटम्स ये सब कैलकुलेशन के थ्रू आ रहे हैं। तो आपको ये कैलकुलेशंस आंसर में बतानी है। तो अगर आईसीआई बोल रहा है कि नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है तो आपको ये कैलकुलेशन तो बनानी ही बनानी है, ठीक है। क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, नोट्स टू अकाउंट्स का नहीं है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था इंडेक्स 109 पे था। तो इसमें बच्चों ने एक सिली मिस्टेक क्या की है, ये एसेट अकाउंट है तो इस पे आपका जो फाइनेंस इनकम है वो डेबिट साइड पे आएगा टू फाइनेंस इनकम। ये हम 11th क्लास से सीखते आ रहे हैं। लेकिन बिलीव मी, बहुत से बच्चों ने बाय फाइनेंस इनकम करके इसको यहाँ पे लिखा है। तो पूरा जीएल ही रॉन्ग हो गया ना, पूरा लेजर ही रॉन्ग हो गया तो इसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। फिर कुछ बच्चों ने क्या किया, यहाँ पे जो टेबल आता है पीवी वाला तो ये टेबल पूरा नहीं बनाया, इसको एनुअलिटी फैक्टर से अमाउंट कैलकुलेट की तो यहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। कुछ बच्चों ने ईयरली प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाला, डायरेक्टली टोटल वैल्यू निकाल के छोड़ी। फिर ये वाला जो कंप्यूटेशन था तो इसमें जो आपका रिपेमेंट वाला पार्ट है वो आपने बच्चों ने सही से नहीं निकाला। फिर कुछ बच्चों ने अमोर्टाइजेशन टेबल निकालना ही बनाया ही नहीं, स्किप ही कर दिया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको अवॉइड करनी है कि गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये सब टेबल्स की ये सब जो भी नोट्स है इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। फिर जो आपका थेरी वाला पार्ट होता है तो थेरी वाले पार्ट में क्या है, जो भी आपको रिलेवेंट इंडेक्स है उसके रेफरेंस लेके आने हैं प्लस जो रिलेवेंट पॉइंट्स है वो लिखने हैं बस। वो दो चीजें आपकी मैच होनी चाहिए, बाकी आप चीजें नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अभी जैसे ये वाले क्वेश्चन में 3 इंडेक्स का रेफरेंस था, 8, 16 एंड 40। तो बहुत से बच्चों ने तीनों के रेफरेंस नहीं दिए, किसी ने एक दो के रेफरेंस दिए और कुछ कुछ बच्चों ने गलत इंडेक्स के भी रेफरेंस दिए हैं। तो अवॉइड करो कि आप सही इंडेक्स नहीं कोट कर पा रहे हो तो गलत मत करो, अगर आप श्योर नहीं हो तो इट्स बेटर नॉट टू कोट इंडेक्स, ठीक है। फिर ये इम्पेयरमेंट वाला क्वेश्चन था। तो अगेन जैसे यहाँ पे एसेट वाइज आपको इम्पेयरमेंट निकालना था तो बच्चों ने एसेट वाइज नहीं निकाला, डायरेक्ट टोटल टोटल निकाला और बता दिया कि कितना एट्रीब्यूट होगा। आपको प्रॉपर पूरा प्रॉपर टेबल बना के आना है क्योंककि क्वेश्चन में टेबल दिया है तो आपको टेबल बना के आना है, ठीक है। फिर अगेन नेक्स्ट वाले पार्ट में भी वैसा ही है, यहाँ पे प्रॉपरली टेबल बना के इम्पेयरमेंट निकाल के कैरेंट वैल्यू को नहीं निकालना है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन ये था कि वो रिलेटेड पार्टी है या नहीं ये बताना था। तो इसमें आपको रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस अप्लाई हो सकते हैं वो सिनेरियो पे वो सारे लिख के आने हैं।
कि जो भी सिचुएशन से सारी अप्लाई होती है वो लिख के आनी है। और कुछ बच्चों ने इसमें जॉइंट अरेंजमेंट वाला इंडिया स्पोर्ट किया है, लेकिन आईसीएआई ने आप देखोगे तो कोई भी इंडिया स्पोर्ट नहीं किया है। तो जैसे मैंने बोला, अगर कंफ्यूजन है तो इट्स बेटर नॉट टू कोट द इंडियस, ठीक है। फिर हाँ, फिर इंडेक्स 41 का जो क्वेश्चन था, तो इसमें भी देखो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है बहुत सारी। तो बच्चों ने कैलकुलेशंस तो प्रॉपरली नहीं बताई, और कुछ कुछ बच्चों ने क्या किया, एंट्रीज में भी गलती की है। तो मैं बार बार वही रिपीट कर रही हूँ कि आपको जहाँ पे भी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, जहाँ पे भी आपकी जो अमाउंट है वो कैलकुलेशन से अगर डिराइव हो रही है, तो आपको कैलकुलेशन को बता के आना ही आना है, ठीक है। ये एम्प्लॉय बेनिफिट वाले क्वेश्चन में बच्चों ने क्या किया है, ऑब्लिगेशन और बेनिफिट ये प्रॉपरली तो नहीं निकाला। कुछ कुछ बच्चों ने सिर्फ बेनिफिट निकाल के छोड़ दिया, ऑब्लिगेशन नहीं निकाला, तो कंप्लीट आंसर नहीं बताया है। और जो वर्किंग है इसमें, जो दो वर्किंग थी, एक करंट सर्विस कॉस्ट की एंड एक सैलरी वाला वर्किंग। तो ये सैलरी वाला भी टेबल नहीं बताया, इसको एन्युटी फैक्टर से निकाल के छोड़ा। तो एन्युटी फैक्टर से बनाना नहीं है आपको, अमाउंट टेबल से बना के आनी है, एन्युटी फैक्टर से मार्क्स नहीं देता है आईसीएआई। और करंट सर्विस कॉस्ट की कैलकुलेशंस में बच्चों ने गड़बड़ी कर दी, तो ये गड़बड़ी आपको नहीं करनी है। फिर रेवेन्यू वाला क्वेश्चन था, तो रेवेन्यू वाले क्वेश्चन जितने भी रहेंगे 115 के, उसमें एक कॉमन क्राइटेरिया होता है कि आपको स्टेप वाइज अमाउंट्स लिखनी होती है, क्योंकि कैलकुलेशंस दूसरी अमाउंट पहली अमाउंट से रिलेटेड रहती है, राइट। तो आपको सारी अमाउंट आपके आंसर में दूर दूर अच्छे से लिख के आनी, ताकि एग्जामिनर को वो क्लियरली दिखे। बच्चे क्या करते हैं, वो अच्छे से नहीं लिखते तो वो दिखता नहीं है अमाउंट, और अगर वो अमाउंट नहीं दिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसमें देखो आपको आंसर्स में कितने सारे अमाउंट्स दिख रही है, तो ये सारे अमाउंट्स आपके आंसर में भी रहनी चाहिए। आप कैलकुलेशन तो सही से करते हो, एंड में जो अमाउंट आता है वो आपका मैच भी होता है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, सारी अमाउंट्स और सारी स्टेप्स नहीं लिखते हो प्रॉपरली। करते हो लेकिन उसको लिखते नहीं हो, या फिर लिखते भी हो तो वो दिखता नहीं है क्लियरली कि कहाँ लिखा है। तो ये गलती आपको अवॉइड करनी है। इट इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आपको प्रेजेंटेशन में गलतियां नहीं करनी है। फिर ये थेरी वाला क्वेश्चन था, तो जो एथिक्स पे थेरी थेरी वाला क्वेश्चन था, तो जितने भी थेरी वाले क्वेश्चंस है, उसमें यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि आप रेलेवेंट जितने भी क्लॉजेस है, प्रोविजंस है, इंडिया से उसका रेफरेंस लेके आ रहे हो। जैसे इसमें आपको इंडियस 37 का रेफरेंस लेना था। फिर आपको फैक्ट ऑफ द केस बताइए, फिर आपको थ्रेड्स है, तो थ्रेड्स में आईसीआई ने दो थ्रेड जो कोड किए वो दोनों आने चाहिए। फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला आपका कोड ऑफ एथिक्स का प्रिंसिपल आना चाहिए। फिर आपका कंक्लूजन आना चाहिए, और फिर क्लॉज आना चाहिए। तो ये चार पांच चीजें जो है इसके मार्क्स रहेंगे, तो ये चीजें आपको आंसर में लिखनी है। बाकी कंटेंट आपका मैच हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगेन आंसर को ज्यादा लेंथ में लिख के छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत लेंथ में आंसर लिखे हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट से मैच नहीं हो रहे, मिल ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप कीवर्ड्स को लिखने की कोशिश करो, रेलेवेंट प्रोविजन लिखने की कोशिश करो, रेलेवेंट फैक्ट लिखने की कोशिश करो, रेलेवेंट जितना भी आपका रेफरेंसेस है वो देने की कोशिश करो। बस आपको लेंथ पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम लेंथ बहुत छोटी भी नहीं रखनी है, ठीक है। फिर ये वाला जो टेबल था टैक्स चार्ज वाला, तो इसमें कुछ बच्चों ने पैड नहीं निकाला, तो आपको आंसर को प्रॉपर क्लोज भी करना है। तो पैड भी निकाल के चलो भाई ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर अमोर्टाइजेशन में कुछ बच्चों ने गलती की कि 8 डिजिट वाली अमाउंट है, तो आई नो ये कैलकुलेशन बड़ी थी तो इसमें गलतियां हो जाती है। तो भी आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि आपको जितने डिजिट वाली अमाउंट है उतने डिजिट में लिखनी है। बच्चों ने कुछ ने 6 ही डिजिट लिखे हैं, 8 डिजिट में नहीं लिखे, और ऐसा मेंशन भी नहीं किया है कि ये लैक्स में या करोड़ में या क्या क्या डेसिमल्स में है। तो वो गलती आप ना करो, और कैलकुलेशन में भी गलतियां की है, और कैलकुलेशन की है तो वो भी प्रॉपरली बताएंगे कि कैसे की है। तो ये आपको अगेन प्रेजेंटेशन वाला पार्ट है जो आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस एमटीपी। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने नोटिस किए बच्चों ने किया है गलतियाँ। सो मेक श्योर यू विल नॉट गोइंग टू डू दिस मिस्टेक्स इन मेन एग्जाम्स। तो अगर अभी तक ये हो सकता है कि कुछ बच्चों को एमटीपी देने का टाइम नहीं मिला हो, एमटीपी अटेम्प्ट नहीं की हो, तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या मिस्टेक्स बच्चे जनरली करते हैं। और तो आप ये मिस्टेक्स के लिए थोड़ा सा माइंड में रखना कि मुझे ये गलतियाँ पेपर सॉल्व करते वक्त नहीं रखनी करनी है। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड यस, टिल देन बाय बाय, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।